डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केबी फिजिक्स 12th। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर से दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस होंगे, तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होती है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि यदि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया जाए तो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क उस चार्ज में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हुए भी देखा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, और जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट पी in the electric field is defined as work done in carrying charge plus q from infinity to that point। तो यहाँ पर हम चार्ज q को, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज q को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट p तक ला रहे हैं, और ये पॉइंट p जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो निश्चित रूप से किसी एक्सटर्नल एजेंसी को इस चार्ज लाने में वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क होगा वही वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जितना वर्क होता है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना। अब क्योंकि हम क्यू चार्ज ला रहे हैं, तो क्यू जब चार्ज ला रहे हैं तो जितना यहां पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उस चार्ज को लाने में हमने जो वर्क किया वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जितना वर्क होता है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में। तो क्यू चार्ज लाने में कितना वर्क होगा भाई, यूनिट चार्ज लाने में इतना वर्क हुआ, यानी पॉइंट पी पर जितना पोटेंशियल है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनटू चार्ज ब्रॉट, तो ये वर्क हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी आर, यानी जो पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे और चार्ज ब्रॉड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट पी। तो वही लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू चार्ज ब्रॉड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो U इज इक्वल टू हो गया Q इंटू वी आर। वी आर क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी हमारे पास टू सिस्टम ऑफ चार्ज है और उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन चार्जेस, यानी जो दो चार्ज हमारे पास Q1 Q2 हैं, उसका सिस्टम हम फ्रेम कर रहे हैं, ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि उन्हीं टू चार्जेस Q1 Q2 को ला करके एक सिस्टम बनाएंगे, और वो सिस्टम बनाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों केसेस में जो है, जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो अलग अलग आएगी। तो यहां देखिए, बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, यहां पर दिखाया गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इज डिफाइंड एज
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग विदाउट एसेलरेशन, एसेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होने देना है, विदाउट एसेलरेशन द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाने में दो चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे उनको कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी पे। जब वो इन्फिनिटी पे रखे हैं, इन्फिनिटी इनफाइनाइटली सेपरेटेड हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जब हम उन्हें ला करके सर्टेन डिस्टेंस पे रख देंगे इन्फिनिटी से, तो एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि कहा गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनफाइनाइटली सेपरेटेड चार्ज जो है वो जीरो होती है, यानी किसी कोई भी चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। उसी को हमने यू आई कहा है, या कहें जो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जो है वही यू आई है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको समझना है। यू एफ यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने उन चार्जेस का सिस्टम बना दिया, यानी सर्टेन डिस्टेंस पे उन चार्जेस को रख दिया, तो उस समय उनकी एनर्जी क्या है, यू एफ है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि हमने बताया इंडिपेंडेंटली नहीं होती, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही होता है। तो इज इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी यदि हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो ये होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वर्क कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या कहें पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए वो पॉजिटिव वर्क डन निकालेंगे। और यदि मान लिया हमें कंजर्वेटिव फोर्स या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वर्क कर रही है उसको सिस्टम को फ्रेम करने के लिए, तो हम लिखेंगे निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बेसिस पे क्वेश्चन को कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो क्या होगा कि हम जब फर्स्ट चार्ज लाएंगे, हमारे पास टू चार्जेस हैं Q1 और Q2। चार्ज Q1 को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट ए तक। पॉइंट ए जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, मतलब कोई भी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब हम चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, कोई वर्क नहीं होगा भाई, वर्क तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए है ही नहीं तो चार्ज Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड सो देयर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। चार्ज Q1 इज ब्रॉट बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए, यहाँ तक लाया गया है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, द वर्क डन विल बी जीरो, है ना। तो इन्फिनिटी से चार्ज Q1 को पॉइंट ए तक लाने में कोई वर्क नहीं होगा, W1 हो गया जीरो। फिर हम दूसरा चार्ज Q2 को लाएंगे, मीन्स सेकेंड चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज Q1। जो पॉइंट बी है वो r डिस्टेंस पे है फर्स्ट चार्ज से, Q1 चार्ज से। तो यहां पर वर्क होगा। जब दूसरा चार्ज लाएंगे Q2 तो वर्क होगा, क्योंकि ये Q1 इस पॉइंट बी पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉइंट बी पर जब चार्ज Q को लाएंगे तो कितना वर्क डन होगा निकाल लेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें देखिएगा क्या करना पड़ेगा भाई, Q1 चार्ज पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसको Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क डन पता लग जाएगा। तो वर्क डन W2 यानी जब सेकेंड चार्ज हम लाएंगे पॉइंट बी तक, है ना, तो कितना वर्क डन होगा, वो होगा Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी पर Q1 चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसको Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन पता लग जाएगा, है ना। पहले चार्ज लाए थे वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। दूसरा चार्ज जब ले आए हैं तो पॉइंट बी पर फर्स्ट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये Q1 चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो
इसलिए यहाँ पर बी पॉइंट पर कोई चार्ज इन्फिनिटी से ला रहे हैं Q2 जो कि है, तो वर्क डन होगा W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट B। ठीक है, इसी को लिख देते हैं। तो W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू जो Q1 चार्ज है उसका पोटेंशियल R डिस्टेंस पे क्या होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। तो इस तरह से W2 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। नेट वर्क डन इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम, सिस्टम को फ्रेम करने में हमें कितना वर्क डन हुआ, वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल और W1 प्लस W2 ऐड कर देंगे। हालांकि W1 तो जीरो है, तो UF माइनस UI इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो UF माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI की वैल्यू जीरो है और W1 की भी वैल्यू जीरो है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R हो गया। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, यानी जहां पर हमने वो सिस्टम फ्रेम किया है सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं थी। तो उस सिचुएशन में सिस्टम ऑफ टू चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ये फार्मूला याद रखिए। अब इसी के बेसिस पे मान लिया हमारा सिस्टम जो है उसमें 3 चार्जेज हो, है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा देखिएगा, इफ देयर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 चार्जेज Q1 Q2 एंड Q3 एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U इज इक्वल टू 1/4πε0। सभी पेयर्स को लेंगे हम यहाँ पर Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1, सभी पेयर को फ्रेम करने में या कहें पूरा 3 चार्जेस का सिस्टम फ्रेम करने में हमें जो वर्क डन करना होगा वो यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। R12 क्या है, ये Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 और Q3 के बीच की का सेपरेशन जो है वो R23 है ना, और फिर है Q3 Q1 और ये है R31, ये Q3 और Q1 के बीच का सेपरेशन है। तो ये फार्मूला है एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसी के बेसिस पे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैविंग n चार्जेस। तो जब n चार्जेस को इस तरह से पेयर में बनाएंगे, पेयर फ्रेम करेंगे, तो एक पेयर 2 बार काउंट होगा। कैसे, जैसे हमने Q1 Q2 लिया और इसी को Q2 Q1 भी तो लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक पेयर 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसका जनरल फार्मूला लिखने के लिए हम 1/2 पहले ही लिख देंगे 1/2, क्योंकि एवरी पेयर विल बी काउंटेड 2 टाइम्स, क्योंकि हमने डबल समेशन लगा रखा है। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, एक होता समेशन तो नहीं लेना पड़ता, डबल समेशन है इसलिए। और दूसरा है सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n 1/4πε0 QI JI अपॉन RIJ। तो 1/2 जो यहाँ पर आ रहा है उसका रीजन है कि एवरी पेयर विल बी काउंटेड 2 टाइम बिकॉज देयर आर 2 साइन ऑफ द समेशन, तो इसलिए 1/2 कर दिया गया है। तो इस तरह से हम कितने भी चार्जेज हों हमारे पास किसी सिस्टम में, तो उनकी हम पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड या कहें व्हेन दे आर फ्रेम्ड एज ए सिस्टम इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, इफ देयर आर 2 points A and B whose position vector R1 and R2 respectively in uniform electric field. Now work done in bringing charge Q1 from infinity to point A. जैसा कि हमने शुरू डेफिनेशन में लिखा था कि एक चार्ज को जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है लाने पे कितना वर्क डन होता है, वो हमने निकाला था शुरू में ही इसी वीडियो में। तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट हैं A और B, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हुए हैं, दिए गए हैं, और इनके पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं। अब हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाएंगे। Q1 को ला रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट A तक, और ये कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए वर्क डन होगा इस बार।
क्योंकि इससे पहले वाले केस में हम चार्ज Q1 लाए थे, तब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसलिए वर्क डन 0 था। तो Q1 को लाने पर यहां पर पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क डन होगा? वर्क डन W1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला चार्ज लाने में कितना वर्क डन होगा वो ये होगा, वेयर VR1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हम दूसरा चार्ज ले आएंगे Q2। जब Q2 चार्ज लाएंगे तो देखिए वर्क डन फिर से होगा, और ये दो तरह से यहां पर होगा। एक तो Q2 चार्ज पॉइंट बी पर ला रहे हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो उसकी वजह से वर्क होगा। दूसरा, ये पहला चार्ज भी तो पॉइंट बी पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो इसलिए उसकी वजह से भी वर्क होगा, है ना। तो Q2 चार्ज को लाने में हमें दो वर्क करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट बी पर जितना पोटेंशियल हो उसकी वजह से, और दूसरा ये चार्ज Q1 पॉइंट बी पर कितना अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से। यही बात हम आगे देखिए बता रहे हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, W इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू VR2, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है उसको Q2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना वर्क डन तो होगा ही, वेयर VR2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर when charge Q2 is brought from infinity to point B, the work has also to be done against the field due to charge Q1 or due to electric potential of charge Q1 at point B। तो ये देखिए इसको W3 शो किया गया, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट B, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12। तो इस तरह से W3 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12, where R12 is the distance between charge Q1 and Q2। अब इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रेम करने में टोटल कितना वर्क डन होगा हम ऐड कर लेते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3, वही इस सिस्टम की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। देखिएगा टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, W इज इक्वल टू हो गया टोटल वर्क डन Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12। Hence the electric potential energy of system of two charges in external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम टू चार्जेज के सिस्टम को फ्रेम कर रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है, इतना हो रहा है, यही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये U इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यदि दो चार्जेज का जो सिस्टम हमने बनाया था पहले, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो कितना वर्क डन हुआ था, इतना। अब क्योंकि जो पॉइंट ए एंड बी है पहले से ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इतना हमें एक्स्ट्रा और वर्क करना पड़ रहा है। ये तो सिंपली टू सिस्टम ऑफ चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी है जब उस सिस्टम को फ्रेम करते समय जिन पॉइंट पे लाया गया था वहां कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो टू सिस्टम ऑफ चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस एज ए वर्ड हम जानते हैं कि इस कैपेसिटी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी से रिलेटेड बात करेंगे। तो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए कंडक्टर है। कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या वो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा, वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी, है ना। भाई किसी बकेट में कितना वाटर आता है तो वो उस बकेट की कैपेसिटी होती है। सिमिलरली कोई जो कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर है, वो कितना चार्ज स्टोर कर ले रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी, है ना। व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट्स अ पोटेंशियल राइजेज। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जब किसी हम
कंडक्टर को क्या देते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं, तो उसका पोटेंशियल राइज होता है। जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं उसका पोटेंशियल अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता चला जाता है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, या कहें Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर C एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं C इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये C को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं कंडक्टर की। तो इस तरह से C की वैल्यू आ गई, C इज इक्वल टू Q बाई V, मतलब Q क्या यूनिट क्या है, कूलम है, V की यूनिट वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट का मतलब फैरेड। फैरेड जो है वो C यानी कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई। सो द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब शेप एंड साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। और मीडियम अराउंड इट, उसके चारों तरफ का मीडियम क्या है उस पर भी उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो उसके डायमेंशन और पर डिपेंड करती है और उसके चारों तरफ के मीडियम पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस निकालना है तो जो अभी फार्मूला लिखा था C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q बाई V को लिख दिया W अपॉन Q। तो इस तरह से सॉल्व करने पर Q स्क्वायर अपॉन W। Q की डायमेंशन A इंटू T होते हैं और वर्क के डायमेंशन नीचे लिख दिए गए हैं। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फीयर है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, let a charge plus Q is given to a conductor conducting sphere of radius R। R रेडियस का एक स्फीयर है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल राइज हो जाएगा, कुछ उसका पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल का फार्मूला हमें मालूम है कि किसी भी स्फीयर के सरफेस का कितना पोटेंशियल होता है। अब वो स्फीयर चाहे वो हालो स्फीयर हो चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों कंडक्टिंग है, हालो या सॉलिड, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इट सरफेस का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R। Q क्या है, चार्ज जो उसको दिया गया है, R उसकी रेडियस है, तो उसके ये सरफेस का पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला जो है वो है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q तो रहेगा ही रहेगा, V की वैल्यू ये वाली रख देंगे यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 R। तो Q कट जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, 4πε0 R आ गई कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये इससे क्लियर है कि रेडियस पे डिपेंड करेगी और जितना लार्ज रेडियस रहेगी उतना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब कितना हमें ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो उसकी रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी प्रॉब्लम और भी है कि चार्ज जब हम सप्लाई करते हैं तो एक लिमिट के बाद और ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो चार्ज दिया गया चार्ज मीडियम में लीक होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है वो कंडक्टर। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो दिया गया चार्ज है ज़्यादा से ज़्यादा वो उसी पे रहे, है ना। तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम इन सप्लाइंग द मोर चार्ज, when we supply charge to a conductor continuously, its potential rises and an increasing electric field develop near to it। जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होती है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगती है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रीच टू सच लेवल दैट एयर अराउंड इट गेट आयनाइज। इसके चारों तरफ की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएगा, है ना। और जैसे ही ऐसा हुआ तुरंत जो है चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज हम दे रहे थे वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी उसने चारों तरफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, जिससे कि इसके चारों तरफ की एयर आयनाइज हो गई। और ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसको रिपेल कर देगा पॉजिटिव चार्ज को। एयर के जो मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए हैं उससे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं उसमें से नेगेटिव चार्ज तो ये बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती रहेगी। मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज बाहर से इस पे आएगा वो इसके चार्ज को और ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा।
क्योंकि समझो लीकेज स्टार्ट हो गया है। Hence we cannot store any more charge on a simple conductor. तो यही बात बताई गई। The value of electric field may reach to such level that air around it get ionized, so leakage of charge from the surface of conductor start. Hence we cannot store any more charge on a simple conductor. तो लीकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो चार्ज बॉडी है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है अराउंड इट, और इतनी हाई है कि वो जो है चारों तरफ की एयर जो है वो आयनाइज हो रही है, और जिससे कि जो उसका निगेटिव चार्ज इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है और इसके चार्ज को बढ़ने नहीं दे रहा है। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसको समझना है। तो कैपेसिटर क्या होता है? द कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर मोर चार्ज या कैन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस एज कंपेयर टू सिंपल कंडक्टर। भाई सिंपल कंडक्टर को तो हम और ज्यादा चार्ज दे नहीं सकते, तो एक डिवाइस बनाई गई जिसको कि हम कैपेसिटर कहते हैं, और उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा। उसका प्रिंसिपल समझना है कि वो कैसे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस which can store more charge or कहें electrical energy in a small space as compared to the simple conductor। वो देखिएगा कैसे क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, लेट insulated metal plate A is given positive charge till its potential become maximum। यानी जितना मैक्सिमम हम पोटेंशियल दे सकते थे, कर सकते थे, जितना चार्ज हम उसको दे सकते थे, इस प्लेट को ए को मैंने दे दिया और इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, मतलब अब चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया है। हमने इस कंडक्टर को, मेटल प्लेट को मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया। नो फर्दर चार्ज कैन बी गिवन टू इट। नाउ अब ऐसा करने के बाद अब उससे ज्यादा तो चार्ज दे नहीं सकते। हमने क्या किया, एक दूसरी मेटल प्लेट लिया है, वो इंसुलेटेड है जिससे कि चार्ज बाहर न निकल सके। नाउ अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी ऑफ थिकनेस टी इज ब्रॉट नियर टू इट। ये देखिए दूसरी मेटल प्लेट ले आए, तो क्या होगा, क्योंकि ये इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, ये भी प्लेट मेटल प्लेट है, तो यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे ही होंगे ऑलरेडी पहले से ही। लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ऐसा होगा जब हम सेकेंड वाला यानी बी मेटल प्लेट लाएंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस मेटल प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, है ना, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। यानी इनर सरफेस इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। मेटल प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेकिन बाहर की तरफ है, वो मेटल प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। तो एक नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन है क्या, नेगेटिव चार्ज जो है इज मोर नियरर टू प्लेट ए इन कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे है और नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे है, तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा नजदीक है तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, मतलब जो पोटेंशियल में रिडक्शन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेट बी वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इंक्रीज इन पोटेंशियल ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा, यहां पर हम ने वही बात लिख रखी। नाउ अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस बी thickness T is brought near to it, the negative charge induced on the nearer to a surface and positive charge induced on the other surface। अभी जो बात हमने समझाई वही हमने आगे नोट कर रखी है, देखिएगा। The induced negative charge, इन जो चार्ज इस पे इंड्यूस हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, the induced negative charge reduces the potential of plate A and induced positive charge increases its potential, but negative charge is nearer to plate A than the positive charge, so the reduction in potential of A is more than the increase in its potential। अब यहां पर देखिए फिगर में हमने
कुछ और दिखाया गया। क्या है कि इस प्लेट बी का आउटर सरफेस हमने अर्थ कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो जो चार्ज बाहरी सरफेस पे था वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, या कहें अर्थ से कुछ निगेटिव चार्ज आया जिसने इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब केवल उसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज रह गया है। तो क्या होगा कि पहले क्या हो रहा था कि ये निगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा था, और आउटर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके पोटेंशियल को, प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था। तो इंक्रीज करने वाला जो पार्ट था वो अर्थ में चला गया। केवल ये जो इंड्यूस चार्जेज है निगेटिव चार्ज, वही इसके चार्ज को इसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा है। जब इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा प्लेट ए का, देन वी कैन सप्लाई फर्दर मोर चार्ज टू प्लेट ए। मतलब अब हम चार्ज इसको और सप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज हमने दे ही दिया था, लेकिन एक दूसरी प्लेट यहाँ पर रखने पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, विशेष करके इनर सरफेस पे, प्लेट बी के इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, उसकी वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है तो हम उसको और चार्ज दे सकते हैं। तो इस तरह से का अरेंजमेंट कैपेसिटर में किया जाता है। और अर्थ करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था वो अर्थ में चला गया है। तो इसी बात को देखिए हमने बताया है। नाउ आउटर सरफेस ऑफ प्लेट बी इज अर्थ, देन द पॉजिटिव चार्ज, जिसको कि हम फ्री चार्ज कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे है वो फ्री क्यों है, क्योंकि वो जो है रिपल्सिव मोड में है। चार्ज प्लेट ए का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको लगातार रिपेल कर रहा है, जबकि अंदर वाला जो निगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम बाउंड चार्ज कहेंगे। निगेटिव चार्ज कैसा चार्ज है, बाउंड चार्ज है, और जो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है वो जो है फ्री चार्ज है। नाउ आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी इज अर्थ, देन द पॉजिटिव चार्ज, जिसको फ्री चार्ज कहा जा रहा है, गोज टू अर्थ, एंड नेगेटिव चार्ज जो कि बाउंड चार्ज है स्टे देयर। ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ प्लेट इज रिड्यूस्ड, सो वी कैन सप्लाई मोर चार्ज टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम वैल्यू। उस मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाने के लिए हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्लेट ए थी उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, अब वो और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है ऐसा अरेंजमेंट बनाने पर, है ना। दिस रिजल्ट इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर। ये कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम प्रिंसिपल। कोई भी कैपेसिटर इसी प्रिंसिपल पर बनाया जाता है। तो आगे बात करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कि हमारा सिलेबस में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम एरिया ए विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया। प्लेटों के बीच का सेपरेशन जो है वो डी है, ये डी डिस्टेंस है। ये एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। इफ चार्ज क्यू इज गिवन टू इट्स प्लेट, यानी जब हम क्यू चार्ज इसको देंगे तो निगेटिव क्यू चार्ज इस पर इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस होगा वो, क्योंकि अर्थ है आउटर सरफेस, वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट प्लेट पे, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों का एरिया सेम है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट्स की क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू जो है क्यू बाई ए है। तो इस तरह से क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम पोटेंशियल पता कर लें, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी होता है ना। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हम पोटेंशियल निकालते हैं V इज इक्वल टू ई इंटू डी से। E की वैल्यू रख दी Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो V की वैल्यू पता हो गई। अब हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं आसानी से। तो C नॉट इसको हमने लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस Q अपान V। तो Q की वैल्यू तो Q ही रहेगी, V की वैल्यू उतनी है ना भाई। Q की वैल्यू हमने Q रखा और V की जगह पर लिख दिया क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्यू कट गया, ये ऊपर चला गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी।
या कहें एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई, इसके प्लेट के बीच में एयर है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी। हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, इस पे डिपेंड कर रही, एरिया पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी पे डिपेंड कर रही है, साथ में जो प्लेट्स के बीच में मीडियम है उस पे डिपेंड कर रही है। इस तरह से 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, इसको हमें माइंड में रखना है। तो आज जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं मेरी समझ से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।